Hello students. So today we are going to study about characteristics of good research. Okay. So research employs a scientific method. Okay. So good research is systematic, logical, empirical and also replicable. Okay. So here I will explain here some characteristics which indicates that the research will be a good research. Okay. So each one I will explain one by one. Okay. So the first one is orderly. The research should be orderly and systematic process. Okay. फिर जब भी हम रिसर्च करेंगे इट शुड हैव सम ऑर्डर. ओके, सिस्टमेटिक ऑर्डर. ओके, जैसे कि पहले दिन जब हम रिसर्च करने जाएंगे तो पहले दिन हम टूल प्रिपेयर नहीं करेंगे या तो डाटा कलेक्शन करने के लिए नहीं जाएंगे. पहले दिन डाटा कलेक्शन नहीं करेंगे उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिलेक्ट, ऐसा नहीं होता. इट इज़ ए ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है. पहला हम जो करते हैं, पहला हम एक प्रॉब्लम सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, उसके बाद हमारा जो मेन है सेकंड, हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे. उस प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बनाएंगे कि हम करना क्या चाह रहे हैं, क्या क्या चीज़ हम लोग करना चाह रहे हैं वहाँ पे, वो ऑब्जेक्टिव बनाएंगे. उसके बाद ऑब्जेक्टिव के ऊपर बेस करके हम लोग हाइपोथेसिस बनाएंगे. ठीक है, हाइपोथेसिस से हम लोग कैसे वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट करेंगे, इसीलिए हाइपोथेसिस बनाएंगे. उसके बाद हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे. उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड पहले और क्या क्या रिसर्च हुआ है उसको हम रिव्यू करेंगे. उसके बाद हम अपना मेथोडोलॉजी डिसाइड करेंगे, क्या सेटिंग होगा, सैम्पल क्या होगा, कितना साइज़ का होगा, हम लोग सैम्पलिंग क्या यूज़ करेंगे, वो सब डिसाइड करेंगे. उसके बाद हम लोग टूल बनाएंगे. ठीक है, डाटा कलेक्शन जहाँ से करेंगे, जिससे करेंगे वो टूल बनाएंगे. अभी टूल बनाने के बाद वो टूल को पहले हम वैलिडेट करेंगे. उसके बाद हम उस टूल का रिलायबिलिटी चेक करेंगे. उसके बाद हम पायलट स्टडी करेंगे. फिर उसके बाद हम लोग डाटा कलेक्शन करेंगे. सो थिंक उसके बाद हम डाटा एनालाइज करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे. ठीक है, सो दीज आर ऑल द सिस्टमेटिक स्टेप्स. ओके, सो जब भी हम रिसर्च कंडक्ट करेंगे ये सारा स्टेप्स हमको ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक वे में फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस. अंडरस्टैंड? Okay, the second point is the research which we will be selecting is based on current professional issues. जो भी रिसर्च टॉपिक हम सिलेक्ट करेंगे वो जो करंट और डिमांडिंग और बर्निंग नीड होगा ना, उसकी बेसिस पे ही हम सिलेक्ट करेंगे. जैसे कि अभी इस वक्त सबसे बर्निंग और डिमांडिंग और टॉपिक क्या है, वो है कोविड-19, कोरोना वायरस. ठीक है, इट इज़ ए emergency now and it is a current प्रोफेशनल इश्यूज. ओके, सो अगर अभी हम रिसर्च करने के लिए जाएंगे तो अभी अगर हम ऐसे टॉपिक चूज़ करना है जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है तो ये हम चूज़ कर सकते हैं कोविड-19 के ऊपर कोई भी टॉपिक. ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी करेंट एंड इट इज़ वेरी डिमांडिंग टॉपिक नाउ. ठीक है, सो द नेक्स्ट इज the research will be begin with clearly defined purpose. okay, जो रिसर्च हम करने जा रहे हैं उसका एक हमको क्लियरली पर्पस और गोल हमको पता होना चाहिए कि हम किस जो रिसर्च हम कर रहे हैं वो उसमें हम क्या क्या पर्पस है, हम क्या क्या देखना चाहते हैं. ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझा रही हूँ. जैसे मैंने बोला आज अभी का जो करंट प्रोफेशनल इशू है वो है कोविड-19. सो इसी से रिलेटेड मैं एक एग्जांपल देके समझा रही हूँ कि जैसे कि मैं एक रिसर्च कंडक्ट कर रही हूँ. जैसे ये स्टडी टू एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ टीचिंग regarding COVID-19 among daily workers in selected slums of Agartala, Tripura. ओके, मे बी मैं ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिलेक्ट किया है कि इसके ऊपर मैं ये जो करंट टॉपिक है इसके ऊपर मैं ये रिसर्च करना चाहूँगी. ठीक है, तो अभी मेनली हमको देखना पड़ेगा, ये मेरा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. अभी मुझे पर्पस, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों मैं ये स्टडी करना चाहती हूँ, वो मुझे डिफाइन करना है. ठीक है, सो मैं पहले
क्यों मैं ये स्टडी करना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे ऑब्जेक्टिव्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं क्यों करना चाहती हूँ, सी आई हैव मेड सम ऑब्जेक्टिव्स, लाइक मैं एक स्टडी क्यों करना चाहती हूँ, जैसे कि टू एसेस द लेवल ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग कोविड-19 एमंग डेली वर्कर। जैसे कि पहले मुझे जो डेली वर्कर्स है उसका नॉलेज एसेस करना है, ठीक है, रिगार्डिंग कोविड-19। ओके, कोविड-19 के बारे में उन लोगों को क्या क्या पता है उसके बारे में हमको नॉलेज एसेस करना है। सेकंड हमारा क्या पर्पस और ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि टू एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ टीचिंग रिगार्डिंग कोविड-19 एमंग डेली वर्कर्स। पहले हमने एसेस कर लिया कि नॉलेज लेवल क्या है, अभी हम क्या करेंगे, हम एक हेल्थ टीचिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे जो टोटली रिलेटेड टू कोविड-19 होगा, ठीक है। तो आफ्टर जो हेल्थ टीचिंग, उसके बाद हम फिर से उन लोगों का नॉलेज एसेस करेंगे, ठीक है। अगर पहले का जो नॉलेज है वो हेल्थ एजुकेशन देने के बाद उसका नॉलेज इंक्रीज हो जाता है, उसका मतलब होगा कि मैं जो हेल्थ टीचिंग दिया वो इफेक्टिव रहा है, ठीक है। सो सेकंड पर्पस और ऑब्जेक्टिव होगा, मेरा जो हेल्थ टीचिंग है, मैं जो हेल्थ टीचिंग उन लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ रिगार्डिंग कोविड-19 वो कितना फ्रूटफुल हुआ, कितना सक्सेसफुल हुआ, कितना उन लोगों का नॉलेज गेन हुआ, वो हमको जानना है, ठीक है। नेक्स्ट हम ऑब्जेक्टिव और पर्पस हम डिसाइड कर सकते हैं कि टू फाइंड आउट द एसोसिएशन ऑफ लेवल ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग कोविड-19 एमंग डेली वर्कर्स। मतलब यहाँ पे हम उन लोगों का पर्सनल प्रोफाइल ले लेंगे, चेक करेंगे, जैसे कि उन लोगों का एज, उन लोगों का सेक्स, कौन सी एरिया में वर्क कर रहा है, वर्क का पैटर्न क्या है, ठीक है। कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करता है तो कोई रिक्शा चलाता है, ठीक है। सो एजुकेशनल लेवल क्या है, कितना तक पढ़ाई किया है, लिटरेट है या इलिटरेट है, वो सारा पर्सनल डिटेल्स हम ले लेंगे, लेके फिर हम वो एसोसिएट करेंगे उन लोगों का नॉलेज लेवल के साथ कि कोई भी ऐसा उन लोगों का पर्सनल प्रोफाइल है कि नहीं जो उन लोगों का जो नॉलेज है उसको इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है। सो इस तरह से हम प्रॉब्लम सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास क्लियर ऑब्जेक्टिव और पर्पस होना चाहिए कि हम क्या क्या करने जा रहे इस प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। सो दिस इज थर्ड पॉइंट। And the fourth point is emphasize to develop, refine and expand professional knowledge. Okay. So यहाँ पे क्या होगा, emphasize to develop, refine and expand professional knowledge, ठीक है। तो जो भी रिसर्च हम करेंगे उसका एक मेन पर्पस ये होना चाहिए कि जो भी रिसर्च हम करते हैं उसके लिए हमको कुछ नया सीखने को मिले, कुछ नया नॉलेज मिले, ठीक है। जो पुराना नॉलेज है उसको हम मॉडिफाई करके थोड़ा नया कुछ नॉलेज मिले, जो हमारा प्रोफेशनल नॉलेज है उसको थोड़ा एक्सपेंड करेगा, प्रोफेशनल नॉलेज को एक्सपेंड करेगा, तो हमारा प्रोफेशनल बॉडी ऑफ नॉलेज भी और भी ज़्यादा एक्सपेंड होगा। जैसे कि मान लो कि पहले कोविड-19 का जो वो आया था कि पहले हमको 1 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना है, ठीक है। उसके बाद थ्रू रिसर्च बोला गया जो 1 फीट डिस्टेंस इज नॉट एडिक्वेट, सो 1 मीटर डिस्टेंस, सो वी हैव टू मेंटेन 6 मीटर ऑफ डिस्टेंस, ओके। सो अभी रिसेंटली, अभी 2-3 दिन पहले ये रिसर्च में एविडेंस में प्रूव हुआ है कि ये 6 मीटर डिस्टेंस भी नॉट इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि जो ड्रॉपलेट होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो जो वायरसेस है वो एयर में रह जाता है बहुत टाइम तक, ठीक है। तो 6 मीटर की जो दूरी है वो काफ़ी नहीं होता। तो अभी जो नया गाइडलाइन दिया हुआ है तो मिनिमम 13 मीटर की डिस्टेंस हम लोगों को मेंटेन करना है। सो बाय दिस रिसर्च हम लोगों ने वो रिफाइन किया है, मॉडिफाई किया है थ्रू रिसर्च, और उस प्रोफेशनल बॉडी का नॉलेज जो है उसको एक्सपेंड किया है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स डेवलपमेंट और टेस्टिंग थ्योरीज।
हम जो भी रिसर्च कंडक्ट करेंगे, हर रिसर्च में तो पॉसिबल नहीं है, पर जो है अगर हम रिसर्च करेंगे, वो कोई भी थ्योरी डेवलप करता है, न्यू थियरी डेवलप करता है, नहीं तो जो पुराना थ्योरी है उसको टेस्ट करके मॉडिफाई करता है, तो वो रिसर्च बहुत ज़्यादा अच्छा और गुड रिसर्च माना जाता है। ठीक है। सो जैसे कि थ्योरी डेवलपमेंट, जैसे कि हम सबको पता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बाय आइवन पेवलोव, लर्निंग का जो थ्योरी है वो उसने डिफरेंट स्टेप्स में एक्सपेरिमेंट करके वो थ्योरी डेवलप किया है। वो थ्योरी अभी बेसिक फंडामेंटल हो गया है। लर्निंग किसी भी चीज़ को लर्निंग करने क्यों, कैसे लर्न कर सकता है, किस तरह से वो हमारा मॉडिफाई कर सकते हैं, वो पूरा बेसिक नॉलेज उसी थ्योरी से हम लेके अभी एडवांस स्टडी करते हैं। ठीक है। सो अब मुझे पता है आप सबको पता है कि ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या है, फिर भी मैं थोड़ा बोल देती हूँ कि उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था डॉग को लेके। ठीक है। उसने डॉग को फूड दिया था। ठीक है। जो कि डॉग के सामने फूड लाते ही उससे सलाइवेशन शुरू हो गया। तो जो यहाँ पे उसने जो फूड दिया उसको उसने अनकंडीशन स्टिमुलस बोला, और जो सलाइवा सिक्रेटेड हुआ उसको अनकंडीशन रेस्पॉन्स बोला। ठीक उसके बाद उसने क्या किया, एक बेल बजाया, उसने डॉग के सामने एक बेल बजाया और देखा कि डॉग का कुछ रेस्पॉन्स होता है कि नहीं। सो ठीक है, इसके बाद देखा गया कि डॉग का कोई रेस्पॉन्स नहीं हो रहा है, मतलब डॉग के मुंह से कोई सलाइवा सिक्रेशन नहीं हुआ है। यहाँ पे जो बेल है वो न्यूट्रल स्टिमुलस है एंड डॉग का कोई रेस्पॉन्स नहीं हुआ। उसके बाद ये बिफोर कंडीशनिंग, ठीक है, ये बिफोर कंडीशनिंग था। उसके बाद ड्यूरिंग कंडीशनिंग उसने क्या किया, जो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया, जब भी डॉग को उसने खाना दिया, पहले एक बेल बजाया, उसके बाद खाना दिया, तभी जब देखा कि डॉग को सलाइवेशन हो रहा है। ठीक है। वो जो सलाइवेशन हो रहा है उसको अनकंडीशनल रेस्पॉन्स बोलते हैं। ठीक है। तो बहुत कुछ दिन तक उसने ऐसे सेम किया, पहले बेल रिंग किया, उसके तुरंत ही उसको खाना दिया, तो देखा गया कि डॉग का सलाइवेशन सीक्रेट हो रहा है। ठीक है। वो आफ्टर कंडीशनिंग उसने क्या किया, अभी बहुत दिन बाद इस तरह से प्रैक्टिस करा कि उसने सिर्फ एक दिन बेल बजाया और खाना नहीं दिया। ठीक है। तो उसने देखा कि बिना खाना दिए हुए भी डॉग को सलाइवा सिक्रेशन हो रहा है। ठीक है। तो उसने तब उस बेल को कंडीशन स्टिमुलाई और डॉग का जो सलाइवा सिक्रेशन हुआ उसको कंडीशनल रेस्पॉन्स बोला। ठीक है। उसका मतलब उसने उसके बाद ये थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी डेवलप किया, और उस थ्योरी की बेसिस पे अभी बहुत बड़ा जो स्पेसिफिक रिसर्च या तो बोलो स्पेसिफिक स्टडीज सब किया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग भी कोई थ्योरी बना सकता है, या तो फिर पुराना जो थ्योरी है उसको थ्रू रिसर्च मॉडिफाई या तो रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। सो द नेक्स्ट इज फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। ओके, गुड रिसर्च का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि कोई भी जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो करंट प्रॉब्लम है या तो जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है, उस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन, अच्छे वाला जो सोल्यूशन है वो निकालना। जैसे कि अभी का एक मैं प्रॉब्लम मान लेती हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में कोई एक जगह है, कोई एक एरिया है जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अभी गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि सभी को मास्क पहनना कंपलसरी कर दिया है, कि जब भी आप घर से बाहर निकलोगी एवरीवन हैव टू वेयर मास्क। पर देखा गया है कि पर्टिकुलर एक ऐसा जगह है, सपोज मान लो ये कि पर्टिकुलर एक ऐसा जगह है जहाँ पे लोग बाहर निकल रहा है पर कोई मास्क नहीं पहन रहे हो, तो मिनिमम नंबर ऑफ पीपल आर वेयरिंग मास्क। ओके, सो हम क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम को हम ले लेंगे। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम का
सोल्यूशन निकालना है हमको, बिकॉज दिस इज़ वेरी डेंजरस. ओके, इन दिस सिचुएशन एवरीवन हैव टू वेयर मास्क, सो दिस इज़ ए प्रॉब्लम. सो इसके हम ले लेंगे एज ए प्रॉब्लम. अभी हम पहले क्या करेंगे, रिसर्च शुरू करेंगे उसके ऊपर. क्या रिसर्च करेंगे कि आइडेंटिफाई द कॉजेज व्हाई पीपल आर नॉट वेयरिंग मास्क इन ए पर्टिकुलर एरिया. सो मे बी रिसर्च के दो हम लोग सर्वे करने के बाद हम लोगों को बहुत सारा रीज़न मिल सकता है, जैसे कि वो एरिया में मास्क अवेलेबल नहीं है, या तो फिर वो एरिया में मास्क बहुत कॉस्टली मिल रहा है, नहीं तो ऐसा कोई शॉप नहीं है जहाँ पे मास्क अवेलेबल है, और नहीं तो उस एरिया में जो लोग रहता है वो लोग सीरियसली ले ही नहीं रहा है इस प्रॉब्लम को. सो इस तरह से रिसर्च करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये क्यों मास्क नहीं पहन रहा है. तो अभी इस रिसर्च करने के बाद अगर जब हम प्रॉब्लम क्या है वो फाइंड आउट कर लिया, तो हम सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं. व्हाट इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन, वो भी हम रिसर्च के थ्रू निकाल सकते हैं. अगर वो बोल रहे हैं कि मास्क नहीं मिल रहा है, तो हम लोग वो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मास्क उस एरिया में सप्लाई किया जाएगा. ठीक है, अगर बोल रहा है कि वो यहाँ पे कोई शॉप्स ऐसा अवेलेबल नहीं है जहाँ पे मास्क मिलता है, तो थ्रो यहाँ पे जो जो डिस्पेंसरीज है, या तो नहीं तो जो जो ऐसा शॉप्स है, कुछ पर्टिकुलर शॉप्स को आइडेंटिफाई करके उस शॉप्स में से उस शॉप्स में नीड बेसिस हम लोग मास्क सप्लाई कर सकते हैं. नहीं तो हम लोग उन लोगों को एडुकेट कर सकते हैं कि हम घर में ही कैसे अपना खुद का क्लॉथ्स लेके मास्क बना सकते हैं. ठीक है, सो जब हम ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी हम थ्रू रिसर्च कर सकते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट इज डेडिकेटेड टू डेवलप एम्पिरिकल एविडेंसेस. ओके, सो व्हाट इज एम्पिरिकल एविडेंसेस. एम्पिरिकल एविडेंसेस होता है, it is the information received by means of the senses, particularly by observation and documentation of pattern and behavior through experimentation. मतलब ये वो वाला एविडेंस होता है जो एविडेंस बेस्ड होता है, जो वेरीफाइज द ट्रूथ और इनएक्यूरेसी ऑफ ए क्लेम. ओके, सॉरी. सो एम्पिरिकल एविडेंस होता है जो एविडेंस बेस्ड होता है. ठीक है, जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, वाइटल साइंस या तो फिर अपना हैंड को सैनिटाइज करने के लिए, हैंड्स को इन्फेक्ट करने के लिए हम हॉस्पिटल में डेटॉल सॉल्यूशन नहीं तो सेवलॉन सॉल्यूशन यूज़ करते थे. ठीक है, उसके बाद रिसर्च के थ्रू हम लोग को पता चला कि डेटॉल सॉल्यूशन या तो सेवलॉन सॉल्यूशन इज नो लॉन्गर इफेक्टिव टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो उसके बाद आया है कि एल्कोहल रब. ओके, सो 70% एल्कोहल रब जो है वो हम यूज़ करते हैं टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो दिस इज एम्पिरिकल एविडेंस. ओके, सो दिस इज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस. ओके, सो एक गुड रिसर्च जो है ना वो हमेशा जो है ना बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एविडेंस होता है. ठीक है, so the next is strive to collect first hand information on data. सो हम जब डाटा कलेक्शन करेंगे, सो हमको हमेशा वही एम रखना है कि हम जो डाटा कलेक्ट करेंगे वो फर्स्ट हैंड हो. डाटा, सोर्स ऑफ डाटा टू टाइप्स का होता है. ठीक है, एक होता है फर्स्ट हैंड जो डायरेक्ट, अगर मैं आप लोगों से सपोज कोविड-19 का नॉलेज एसेस करना चाहती हूँ, मैं डायरेक्ट आप लोगों से बात करके कोविड-19 का जो नॉलेज है वो ले लूँगी. ये होता है डायरेक्ट जो रिसर्चर है वो सैंपल के साथ डायरेक्ट बात करके वो डाटा लेके. और एक होता है सेकेंडरी की, जैसे कि मैं आपसे नहीं लूँगी, आपकी फ्रेंड्स, नहीं तो आपकी पेरेंट्स, नहीं तो आपकी रिटर्न कोई डायरी, ऐसे कोई इनडायरेक्ट सोर्स से अगर लूँगी तो वो हो जाएगा सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन. ओके, सो वो सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन हमेशा इतना परफेक्ट नहीं होता जितना फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होता है. सो हमेशा हमको ट्राई करना, दो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरी काइंड ऑफ स्टडी कि हम लोग की हमेशा फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ही हमको मिलेगा, बट मैक्सिमम हम लोगों को ट्राई करना पड़ेगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम लेंगे वो हम लोग फर्स्ट हैंड डाटा डायरेक्ट अपने सैंपल से ही लेने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो इट विल बी वेरी मच एक्यूरेट. ओके, सो द नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल प्रोसेस. ओके,
सो जो भी हम लोग करेंगे, जो भी हम लोग रिसर्च करेंगे, इसका एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मैं पहले भी बोला कि उसका भी एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और इट शुड बी अ लॉजिकल प्रोसेस। ओके, इट शुड नॉट हैव एनी इलॉजिकल प्रोसेस। ओके, बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव हम लोगों को अपना लॉजिकल प्रोसेस अप्लाई करके ही ये रिसर्च कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज generate findings to refine and improve professional practices. Okay, अगर हम वो रिसर्च को प्रोफेशनल इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ नहीं करेंगे, हमारा प्रोफेशनल प्रैक्टिस कैसे इम्प्रूव होगा वो उसके लिए यूज़ नहीं करेंगे, तो वो फाइंडिंग्स का कोई मीनिंग नहीं रहता है। ठीक है, तो जो भी फाइंडिंग्स हमको मिलेगा वो सारा फाइंडिंग्स हमको प्रोफेशनल नॉलेज इम्प्रूव करने के लिए ही काम करना है। जैसे कि बनाना लीफ बर्न पेशेंट के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, ये एक स्टडी हुआ, ये एक स्टडी हुआ है, एंड ये प्रूव्ड है कि बर्न लीफ से बनाना पेशेंट को रेप करने से जो बर्न पेशेंट है उसका बहुत इफेक्टिवनेस हो जाता है। ठीक है, तो वो जो फाइंडिंग्स है वो अगर हम लोग प्रोफेशनल प्रैक्टिस में यूज़ नहीं करेंगे, उसको रिफाइन नहीं करेंगे, तो इम्प्रूव नहीं हो पाएगा हमारा professional knowledge. So always do this. Okay, so next is use of appropriate methodology. Okay, so what is methodology here? Okay, methodology means we have to see the based on the research problem, different research problem should consider डिफरेंट मैथोडोलॉजी। ओके, जैसे कि मान लो कि मैथोडोलॉजी में हम लोग क्या चेक करेंगे कि स्टडी का अप्रोच क्या होना चाहिए। अप्रोच दो तरह का होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। सपोज मैं जैसे कि मैं किसी का एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ कि सपोज कोई वुमेन है जो फीमेल फिटिसाइड करवाया है। ठीक है, तो उसका एक्सपीरियंस क्या है, तो उसमें हम क्वालिटेटिव मेथड जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा अप्लाई करने में, उसका एक्सपीरियंस देखने में। सपोज में क्वांटिटेटिव, सपोज अभी जो मैं एग्जांपल दिया है कि कोविड-19 का नॉलेज, तो उसका मैं नॉलेज मुझे स्टेटिस्टिकली एनालाइज करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से वो स्टडी के हिसाब से मुझे क्वांटिटेटिव अप्रोच ही यूज़ करना है। सो बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमको एप्रोप्रिएट अप्रोच सिलेक्ट करना है कि हम कौन सा अप्रोच यूज़ करेंगे, हम क्वालिटेटिव करेंगे या क्वांटिटेटिव करेंगे, हम क्या डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, अगर हम एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं तो हम कौन सा एक्सपेरिमेंटल करेंगे। ठीक है, हम लोग ट्रू करेंगे या तो क्वासी करेंगे या प्री करेंगे, कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए, वो हमको आइडेंटिफाई करना है। फिर सेटिंग क्या होगा, सैम्पल कौन होगा, कितना सैम्पल साइज होगा, कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक हम यूज़ करेंगे। ठीक है, डाटा कलेक्शन का टूल क्या होगा, क्या मेथड से हम लोग डाटा कलेक्शन करेंगे। ऑल दिस थिंग शुड बी एप्रोप्रिएट। ओके, हर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट यूनिक होता है और हर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से अलग अलग मेथोडोलॉजी बनाया जाता है। सो यूज एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी व्हाइल यू आर कंडक्टिंग ए रिसर्च स्टडी। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो द नेक्स्ट इज कंडक्टेड ऑन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। हेयर सैंपल मीन्स व्हाट? सैंपल मीन्स हम जिसके ऊपर स्टडी करने जा रहा है वो है सैंपल। ओके, सपोज अभी मैंने बोला है कि मैं कोविड-19 जो टॉपिक है उसके रिगार्डिंग में डेली वर्कर का नॉलेज चेक करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे सैंपल कौन हो गया, यहाँ पे पॉपुलेशन हो गया, पूरा जितना भी यहाँ पे अगरतला में जितना भी डेली वर्कर है वो पॉपुलेशन हो गया। तो सैंपल कौन है, पूरा लेके तो मैं नहीं कर सकती हूँ, तो पर्टिकुलर किसी एक एरिया से मैं डेली वर्कर लूँगी, किसी एक पर्टिकुलर एरिया स्लम से मैं डेली वर्कर लूँगी, जो पूरा जो कम्युनिटी है डेली वर्कर का सबको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सो दिस इज
कंडक्टेड ऑन रिप्रेजेंटेड सैंपल। जो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो सेम सब को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज अगर हम लोगों को एक क्लास में से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है, ठीक है, तो हम सबको नहीं बुलाते, 1 2 3 4 को ही बुलाते, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है, वो सैंपल रिप्रेजेंट करता है पूरा क्लास को, ठीक है। सो इस तरह से हम जब भी सैंपल चूज करेंगे वो हमेशा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, जो पूरा जो पॉपुलेशन है उस सब का कैरेक्टरिस्टिक्स को डिनाई, पूरा जो पॉपुलेशन है उसका सबका कैरेक्टरिस्टिक्स को मीन करेगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज कंडक्टेड थ्रू एप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेथड्स एंड टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन। ओके, जब भी हम रिसर्च स्टडी कंडक्ट करेंगे तो हमको एप्रोप्रिएट टूल यूज़ करना है। सपोज अगर हम कोई इलिटरेट पर्सन से डाटा कलेक्ट करेंगे तो हम लोग उसको क्वेश्चनियर नहीं दे सकते कि आप भाई पढ़ो और टिक करो और हमें दे दो। ओके, सो हमको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो लिटरेट है या नहीं है पर्सनल प्रोफाइल में, ठीक है। अगर लिटरेट है तो हम लोग दे सकते हैं क्वेश्चनियर, ठीक है। अब लेवल ऑफ लिटरेसी भी देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर इलिटरेट है तो हम लोग नहीं कर सकते, तब हम लोगों को इंटरव्यू करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो अगर हम किसी का परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो हम लोग क्वेश्चनर नहीं दे सकते, इट इज़ नॉट द एप्रोप्रिएट प्रोसीजर। सो वी कैन यूज द मेथड लाइक ऑब्जर्वेशन मेथड इफ वी कैन असेस द परफॉर्मेंस ऑफ एनी वन। सो लाइक दिस हम जो टूल यूज़ करेंगे वो बेस्ड ऑन रिसर्च का प्रॉब्लम और रिसर्च का जो प्रॉब्लम के ऊपर बेस करके हम लोग और सैंपल के ऊपर बेस करके हम लोग वो टूल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज यूज ऑफ वैलिड एंड रिलायबल डाटा। सो व्हाट इज validity and what is reliability? Means what is valid and reliable? So validity means what? First we know what is validity. Validity means it is the degree to which an instrument measures what it's supposed to measure. Okay, मतलब वैलिडिटी ये होता है कि मैं इस टूल से जो मेजर करना चाह रही हूँ, ठीक वही चीज़ मेजर करे, बाकी दूसरा कुछ मेजर ना करे, ठीक है। सपोज मैं अभी नॉलेज मेजर करना चाह रही हूँ रिगार्डिंग कोविड-19, ठीक है। सो अभी जो मैं टूल बनाऊंगी या जो मैं क्वेश्चनियर बनाऊंगी, वो क्वेश्चनियर में जो आइटम होगा, जो क्वेश्चंस होगा, उसको हम आइटम बोलते हैं, जो आइटम्स होगा, all the questions will be related to COVID-19 only. ओके, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें कोविड-19 के अलावा और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। अगर कोविड-19 के अलावा उसमें और भी कुछ है, जैसे कि उसमें एंग्जाइटी, उसमें डिप्रेशन, उसमें ऐसा कुछ और भी टॉपिक है, तो उस टूल को हम वैलिड नहीं बोलेंगे। मतलब हम टूल जिस चीज़ को मेजर करने के लिए बनाया है सिर्फ उसी चीज़ को ही मेजर करेंगे, वो दूसरा कोई चीज़ अगर मेजर नहीं करेंगे तो ही उस चीज़ को हम टूल को वैलिड बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी होता है कंसिस्टेंसी ऑफ मेजर। ओके, मतलब हम जो चीज़ मेजर कर रहे हैं बार बार वो सेम टूल यूज़ करने से सेम पर्सन में वो कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अभी मैं अभी वही सेम अभी आप लोगों को पूछ रही हूँ कि तुमने कल रात क्या खाया, तो अभी तुमने बोला कि मैंने चावल खाया, ठीक है। 5 मिनट्स बाद मैंने सेम क्वेश्चन तुमको ही बोला कि कल रात क्या खाया, तुमने बोला रोटी खाया, ठीक है। सेम क्वेश्चन में और भी 5 मिनट बाद अगर आपको पूछूंगी तो आपने बोला मैं कल रात खाया ही नहीं, ठीक है। सो सेम क्वेश्चन का सेम पर्सन अगर डिफरेंट आंसर देता है, रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंट आंसर आता है, तो मैं आपके आंसर को रिलायबल मान सकती हूँ क्या? मैं यकीन कर सकती हूँ कि आप जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं? नहीं ना। सेम इसी तरह रिलायबिलिटी भी ऐसा होता है, जैसे कि अगर अभी हम अगर मैं सपोज मैं एक
बीपी मशीन का रिलायबिलिटी चेक करना चाहते हो, ठीक है। तो अभी मैंने आपका बीपी चेक किया, तो अभी आपका बीपी आया 120 mm ऑफ एच जी, ओके, 120/80 mm ऑफ एच जी, ठीक है। अभी 5 मिनट्स बाद आप यहाँ पे बैठे और 5 मिनट्स बाद मैंने फिर से चेक किया तो आ गया 160/70 mm ऑफ एच जी। अभी 5 मिनट बाद फिर से चेक किया सेम मशीन से, आ गया 150/60 mm ऑफ एच जी। सो उसका मतलब क्या है कि ये रिपीटेड एडमिनिस्टर करने से वो जो रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है, उसका मतलब क्या है, जो बीपी मशीन है वो रिलायबल नहीं है, वो खराब है, ओके। सो लाइक दिस we can identify the reliability of the tool, okay। so always when we are using the tool, जो भी हम क्वेश्चनियर बनाएंगे या तो जो भी टूल हम यूज करेंगे वो हमेशा वैलिड और रिलायबल होना चाहिए, ठीक है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज केयरफुल्ली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। जो भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं वो केयरफुल्ली हमको रिकॉर्ड और रिपोर्ट करना है। सपोज अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया है कि कोविड-19 का रिगार्डिंग कोविड-19 डेली वर्कर का नॉलेज क्या है, ठीक है। तो हम लोगों का यहाँ मैक्सिमम पीपल आर हैविंग लैक ऑफ नॉलेज, ओके। तो वो चीज़ हमको एक्यूरेटली रिकॉर्ड करना है, ठीक है। हम अगर उस चीज़ को लमसम करेंगे तो वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा। जो रिजल्ट आया है वो एक्यूरेटली हमको रिकॉर्ड करना है और हमको रिपोर्ट भी करना है, तो जाके उसको हम जनरलाइज्ड कर सकते हैं, ठीक है। उसको ऊपर हम जनरलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज adequately and appropriately analyze the research, ओके। जो भी रिसर्च का डाटा आया है उसको हम अकॉर्डिंग टू आवर हाइपोथेसिस हम लोगों को एडिक्वेटली हमको पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि हम इसके लिए कौन सा स्टेटिस्टिकल फॉर्मूला यूज़ करें, ठीक है, कैसे एनालाइज करें, ठीक है। तो उसके बाद ही हम अप्रोप्रिएटली उसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम इफेक्टिवनेस देखना चाहते हैं, अगर हमने जो हेल्थ टीचिंग दिया है, जो प्रीवियस वाला रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने दिखाया, तो उसमें क्या है, मैं हेल्थ टीचिंग दे रही हूँ और उसका इफेक्टिवनेस मुझे चेक करना है, ठीक है। तो जो सेकंड ऑब्जेक्टिव था मेरा, टू एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ टीचिंग रिगार्डिंग कोविड-19 एमंग डेली वर्कर्स, ठीक है। तो वहाँ पे हमको क्या करना है, इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए हमको सेम ग्रुप है, यहाँ पे सेम ग्रुप का प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट लेना है, ठीक है। तो इसमें हम यूज़ करेंगे स्टेटिस्टिकल डाटा पेयर्ड टी टेस्ट, ओके। सो इस तरह से हमको एडिक्वेटली अप्रोप्रिएटली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने हाइपोथेसिस क्या बनाया है, उसके ऊपर बेस करके हमको एनालाइज करना होगा अपना डाटा, ठीक है। नेक्स्ट, पेशेंटली कैरीड आउट एक्टिविटी, ओके। रिसर्च जो है ना वो हरी बरी में नहीं होता है, वी हैव टू गिव टाइम एंड वी हैव टू गिव आवर पेशेंस टू कैरी आउट द एक्टिविटी, ओके। सो हम लोग अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम लोग अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, सो उसका स्टेप वाइज एक स्टेप के लिए कितना टाइम चाहिए वो प्रॉपर हमको देना पड़ेगा, ठीक है। हम लोगों को हर स्टेप्स के लिए कितना कितना टाइम चाहिए, जैसे कि हम लोगों को एथिकल क्लियरेंस के लिए डाटा भेजना है, एथिकल क्लियरेंस के लिए कुछ टाइम चाहिए, फिर टूल डेवलपमेंट करना है, अप्रोप्रिएट टूल डेवलप करने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। वो टूल को वैलिडेट करना है, हम लोग डिफरेंट एक्सपर्ट के पास भेजेंगे वो सारा टूल्स, उसके बाद वो वैलिडेट होगा, फिर वो वहाँ पे चेंज होगा, मॉडिफाई करेगा, हम लोग फिर बनाएंगे, फिर देखेंगे। तो इस तरह से बहुत पेशेंसली और अच्छी तरह से हम लोगों को वो रिसर्च एक्टिविटी करना है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि 2 दिन में ये रिसर्च कंप्लीट करके दो, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, और इट शुड हैव ए पेशेंट एक्टिविटी, ओके। नेक्स्ट इज जो रिसर्चर्स एक्सपर्टाइज, इंटरेस्ट, मोटिवेशन एंड करेज, ओके। तो रिसर्चर का जो एक्सपर्टाइज है वो बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी तो है, पहले बात जो ज़रूरी है वो है
नॉलेज एंड देन उसका इंटरेस्ट एंड उसका खुद का मोटिवेशन कि मुझे ये रिसर्च करना है, अच्छी तरह से करना है और बहुत इंटरेस्ट लेके करना है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, कैसे कैसे ये इसका सॉल्यूशन निकालेगा, अपना खुद का इंटरेस्ट से करना है। और करेज भी दिखाना है कि कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि हम लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, फिर हमको पीछे नहीं हटना है, ठीक है, वहाँ पे हमको करेज दिखाना है, ठीक है। और रिसर्च का एक्सपर्टाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितना एक्सपीरियंस पर्सन होगी तुम, उतना ज़्यादा तुम रिसर्च का प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हो और उतना अच्छे से तुम वो सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि न्यू रिसर्चर नहीं होगा तो हम लोगों को हर रोज़ हर चीज़ में ना थोड़ा करके हमारा रिसर्च का जो नॉलेज छोटा प्रोजेक्ट के थ्रू हमारा जो एक्सपीरियंस है वो निकालना पड़ेगा। पहले बड़ा रिसर्च हमेशा करना है वो नहीं है, हम लोग छोटा आप हॉस्पिटल में जाते तो छोटा हम प्रोजेक्ट की जैसा रिसर्च कर सकते हैं। वो करते करते क्या प्रॉब्लम होता है फिर हम सॉल्यूशन करेंगे, क्या प्रॉब्लम 5 पेशेंट को लेके 10 पेशेंट को लेके, नहीं तो हमारा अभी जो सामने जो सिचुएशन है उसी को लेके हम थोड़ा करके अपने छोटा लेवल में थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं। उसमें से क्या होगा, हमारा जो नॉलेज है वो इंक्रीज होगा और आपका एक्सपर्टाइज भी हो जाएगा, आपका एक्सपीरियंस भी इंक्रीज होगा कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कैसे ले सकता है, ठीक है। जितना आप करोगे उसका इतना ही एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है एडिक्वेटली कम्युनिकेटेड। लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम लोग रिसर्च करते हैं और वो कम्युनिकेट नहीं करते तो उस रिसर्च का क्या फ़ायदा है। अगर हम लोग रिसर्च कर लिया और उसके बाद वो लाइब्रेरी में नहीं तो अपना खुद का कपबोर्ड में रख दिया है तो वो रिसर्च फंडिंग किसी को पता ही नहीं चलेगा और वो हम लोग यूज़ भी नहीं कर पाएगा। जैसे कि अभी इस सिचुएशन में कोविड-19 का सिचुएशन में ये रिसर्च के थ्रू इतना पता चला है कि जो HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो मेडिसिन है वो थोड़ा सा इफेक्टिवनेस दिखा रहा है जो कोविड-19 है उस पेशेंट के ऊपर, ठीक है। अगर ये इन्फॉर्मेशन कोई रिसर्च करने के बाद ही मिला है, ठीक है, तो अगर इस इन्फॉर्मेशन को कोई किसी ने कम्युनिकेट ना करता, ठीक है, अपने आप ही रख देता किसी के कोई जर्नल में, नहीं तो कोई रिपोर्ट में, नहीं तो कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहीं पे भी वो जो नॉलेज है वो जो फाइंडिंग्स है वो कम्युनिकेट नहीं करता, ठीक है, तो ये जो चीज़ उसने रिसर्च में जो उसने इन्वेंट किया है वो किसी को पता ही नहीं चलता, वो किसी का काम ही नहीं आता, ठीक है। सो इट इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट है कि जो रिसर्च का फाइंडिंग्स निकलेगा वो हमको कम्युनिकेट करना है इन डिफरेंट्स वे, जैसा भी मन कहे, जैसे हम जर्नल की थ्रू भी कर सकता है, पेपर प्रेजेंटेशन की थ्रू भी कर सकता है, ओनली प्रेजेंटेशन की थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग ई जर्नल में भी कर सकते हैं, ठीक है। एनी वे वी हैव टू कम्युनिकेट द फाइंडिंग्स। अंडरस्टैंड एवरीवन? So this is about the characteristics of good research. I hope you all will understand. Thank you.